नमस्कार आप सभी को। और आज है 5 अप्रैल 2025। ठीक है, यहाँ पे पता ही है ना क्या करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। और हमारे व्यूअर को शायद थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट किया है। आप लोग देखिएगा, पसंद आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री या प्रमुख कह लीजिए, मोहम्मद यूनुस। याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है ना। इनको माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। याद रखिएगा, भारत का नेबर कंट्री है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश किन देशों के साथ, माफ कीजिएगा, किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आर्टिकल पे। इसे आर्टिकल को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। बीपीएससी पूछ लेता है, यूपीपीसीएस पूछ लेगा इसको। एक तरफ जो है ना सेक्रेटरी का नाम दे देता है, दूसरी तरफ उनका पोर्टफोलियो दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला मोहम्मद यूनुस कौन है, तो ये है बंगाल के, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री है ना। और दूसरा फैक्ट क्या है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कब बना था, 1997 में बना था। कितना में, 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बांग्लादेश में। कुल मेंबर कितना है इसमें, 7 गो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के जो प्रमुख है, क्या बातचीत हुआ। तो जो अल्पसंख्यक है, जो वहां पे पंजाबी हो, हिंदू हो, ठीक है, उन पे जो हमला हो रहा है उस पे बातचीत हुआ है। क्योंकि वहां पे इन अल्पसंख्यकों के सुरक्षा को लेकर बातचीत हुआ है। और इन्होंने कहा कि आपको जो है कुछ ऐसा बोलने से बचना चाहिए जिससे कि विवादित हो, क्योंकि इन्होंने ना नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का हिस्सा है उनके बारे में टिप्पणी किया। ठीक है, चिकन नेक के बारे में टिप्पणी किया। चिकन नेक पता है ना आपको, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, एक कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में, तो उसके लेकर इन्होंने बातचीत किया। और चाइना के जो वहाँ के प्रमुख हैं उनसे बातचीत किया भारत को लेकर। तो उन्होंने बोला कि आपको इस सब चीज से बचना चाहिए। दूसरा हो गया। थर्ड क्या है कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्या संकट है, ठीक है, उसको लेकर भी बातचीत हुआ कि आप लोग जो है इलीगल तरीके से भारत में इंटर कर जाते हैं, उसको रोकना होगा। क्लियर है, चलिए अब आइए बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक के बारे में हम लोग देख लीजिए। और भारत सरकार ने अभी जो बिम्स्टेक का सम्मेलन हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका थाईलैंड में। थाईलैंड में हो रहा है। तो थाईलैंड में हो रहा है ना, तो भारत ने 3 प्रस्ताव रखा है। एक तो 21 सूत्री फॉर्मूला रखा गया है, पहला। दूसरा क्या है, यूपीआई से जोड़ने को लेकर बातचीत किया जा रहा है। थर्ड में क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे देखिए, बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिख रहा है ना। तो ये 3 चीजों को लेकर यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। आपको बता दें, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने बिम्स्टेक के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अभी हाल में कौन से प्रस्ताव रखे हैं। तो आपको यही 3 चीज के बारे में डिस्कस करना होगा। क्लियर। और वहां पे इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, बिम्स्टेक कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसमें कितने मेंबर हैं। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में देख लीजिए। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, कैपिटल। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश से क्वेश्चन बहुत बार आपका यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि भारत का नेबर है बांग्लादेश, और कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वहाँ की जो करेंसी है उसको बोलते हैं बांग्लादेशी टका। 2025 तक जो शेख हसीना थी, लेकिन यहाँ पे तख्ता पलट हो गया, अब यहाँ पे ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। सीमा जो है ना भारत के साथ साझा करता है बांग्लादेश, म्यांमार के साथ, और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर भारत और बांग्लादेश के संबंध में बात करें ना, तो 1971 में कंट्री बना था। जब ये लड़ रहा था ना, तो भारत ने इसका सपोर्ट किया था पाकिस्तान से लड़ने के लिए, तभी जाके ये बना था। ठीक है, और गंगा जल समझौता 1996 में हुआ। पूछेगा कि गंगा जल समझौता ना किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो वहां पर दे देगा चाइना भारत दे देगा, वहां पर चाइना माफ कीजिएगा, भारत और बांग्लादेश दे देगा, भारत नेपाल दे देगा, भारत भूटान दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा, गंगा जल समझौता जो है बांग्लादेश के साथ हुआ है। और एक भूमि समझौता हुआ था 2015 में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट याद रखिए, भारत बांग्लादेश के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अहम भूमिका निभाता है। तो ये तमाम फैक्ट जो है ना, आपको मेंस में, प्रीलिम्स में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा।
दूसरा आता है यहाँ पे, तो देखिए अभी ट्रेड वार का दौर चल रहा है, ठीक है। अमेरिका ने भारत सहित लगभग 60 देशों पे टैरिफ जो है बढ़ा दिया है, क्लियर। और इससे क्या हो गया, ट्रेड वार बढ़ने की आशंका बढ़ गया, क्योंकि चाइना ने भी जो है ना, अमेरिका जो प्रोडक्ट जो चाइना में बिक रहा था ना, उस पर भी यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अमेरिका वाला बोल रहा है चाइना को कि ये घबराहट में कदम उठाया गया है, ठीक है। तो इसको घबराहट बोलिए या कुछ बोलिए, अगर आप किसी देश पे बढ़ाओगे तो दूसरा देश चुप थोड़ी ना बैठेगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट देखिए जी कि जो अमेरिका ने जो कदम उठाया है ट्रेड वार का, इसका इम्पैक्ट क्या करेगा, तो वैश्विक जो बाजार है ना, ग्लोबल जो मार्केट है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, उन पे असर पड़ेगा। थर्ड क्या है, जवाबी शुल्क, अब अमेरिका लगाया तो चाइना वाला भी लगाएगा। भारत भी अपना जो है नीतियों को रिव्यू कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति तो करेगा ही, भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भारत अपना नुकसान तो नहीं सहेगा नहीं, तो उसके भी यहाँ पे विकल्प देखा जा रहा है। फिर यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की भूमिका को लेकर, वर्तमान में डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, इसकी क्या भूमिका है, और ये अपने नीतियों को, अपने उद्देश्यों को रोक पाने में कहां तक कारगर साबित हुआ, टिप्पणी करे। क्वेश्चन आना लाजमी है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ पर देख लीजिए, तो वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा होगा। अब जो ग्लोबल जो ट्रेड देख रहे हैं ना, ट्रेड वार, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वैश्विक महामंदी। दूसरा क्या होगा, आयात पर टैरिफ बढ़ने से जो उत्पादन लागत है ना, वो बढ़ जाएगा। फिर इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाएगा, निर्यात जो होता है उस पर असर पड़ेगा, रोजगार पे होगा। मान लीजिए जो हम प्रोडक्ट बना के बाहर भेजते थे, और उससे जो रोजगार जनरेट होता था ना, तो वहां पर कमी आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो अमेरिका में बिकेगा नहीं, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा, तो रोजगार पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज को ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ से बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन 3-3 4 4 बार पूछ लिया है, ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे एक टर्म देखिएगा, वाइब्रेंट विलेज। ये क्वेश्चन जो है ना, करंट अफेयर में बहुत बार पूछा है, आपका बिहार में तो 2 बार पूछ लिया है इसको बीपीएससी एग्जाम में। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है, तो अपना जो प्यारा भारत है, माफ कीजिएगा मैप हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो तो जितना भी सीमा इलाका है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है भारत का कंट्री, मतलब भारत, तो वहां पे जितने भी गांव है ना, सीमावर्ती गांव, उसको डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, ताकि वहां पे कनेक्टिविटी को लेकर डेवलपमेंट हो सके, ताकि वहां पे जो बाहरी शक्तियों से निपटने में भारत को सक्षम बनाए। तो यहाँ पे संपर्क, दूर संचार जो संपर्क है, डेटा वगैरह, नेटवर्क वगैरह, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। टेलीविजन संपर्क, सड़क संपर्क, विद्युतीकरण, इन तमाम चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना स्कीम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए भारत सरकार ने चलाया, जैसे मनरेगा, ये तो रोजगार दे ही रही है 100 दिन का, साथ में जो वहां पे वो क्या पब्लिक एसेट क्रिएट कर रही है। अगर आप देखोगे ना, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये सब प्रोजेक्ट जो है मनरेगा काम करता है, ध्यान रखेंगे आप। 2005 के अधिनियम में 2006 में इसको लागू किया गया था। 100 दिन का इसमें रोजगार का गारंटी मिलता है। अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको, अगर मान लीजिए रोजगार नहीं मिलता है, तो आपको सरकार की तरफ से भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सब जो है ना, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लेगा, या प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुआ था, इसका क्या उद्देश्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर, मतलब हर मौसम, सड़क संपर्क को दुरुस्त करना है, ठीक है, और गांव में बुनियादी संपर्क को बढ़ाना है। तो ये सब चीज को ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद और कुछ खास चीज इसमें ना, चलिए अब आते हैं वक्फ विधेयक। न्यूज में चल रहा है, हम लोग कई दिनों से इस पर डिस्कस कर रहे हैं, आज भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि वहां का जो कॉलेज है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, वहां के जो छात्र हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि वक्फ विधेयक जो है ना, वो जो संविधान को तोड़ रहा है, संविधान के खिलाफ है, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें, वक्फ विधेयक जो है ना, राज्यसभा से पारित हो चुका है। आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी विधेयक लोकसभा से या राज्यसभा से पास हो गया, अब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, साइन होगा। साइन होने के बाद ये जो बिल था ना, वो बन जाएगा एक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल से एक्ट बनने का जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो वहां पे ऑप्शन में दिया था लोकसभा राज्यसभा से पास करना, लोकसभा से राज्यसभा से पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्ट। और हमारे पूरे भारत के क्षेत्र में, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे राज्य हो, ठीक है,
सभी में भारत के कानून लागू होते हैं। तो अभी विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम इस देश कानून को नहीं मानेंगे। जब कोई कानून संसद से पास हो गया, वहां पे प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर कर दिए, तो वो कानून सबके लिए लागू होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज जो है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके इस तरह की बातें करेंगे तो वो शोभा नहीं देता है हमारे लोकतंत्र को। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो विधेयक बनेगा उससे कुछ जो है लोगों में नाराजगी आएगा, लेकिन देश हित के लिए है। क्योंकि इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें वक्फ विधेयक की, तो जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है वक्फ बोर्ड में, उसमें सुधार करेगा। साथ में जो विरासत जो स्थल है उसकी सुरक्षा को यहाँ पर मजबूत करेगा। वक्फ बोर्ड और जो स्थानीय जो प्रशासन है उसके बीच में तालमेल होगा, तब ना जाके वहां पे जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड का उसको अच्छे से संरक्षित किया जाएगा। नहीं तो भू माफिया लोग जो है ना, वो भूमि को कब्जा किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये हो गया। और इस पे क्या खास बात करें, कल तो हमने बात किया ही था। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए यहाँ पे भारत और थाईलैंड। आपको पता ना थाईलैंड में क्या हो रहा है, बिम्स्टेक का सम्मेलन हो रहा है। भारत ने थाईलैंड के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। तो भारत और थाईलैंड का जो रिलेशन है ना, वो ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, सामरिक है, रणनीतिक है, सभी तरह से इंपॉर्टेंस है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो जहां से क्वेश्चन आपको मेंस में, प्रीलिम्स में पूछेगा, वो ये कि भारत के लिए बिम्स्टेक इतना जरूरी क्यों है, पहला ये। दूसरा, भारत के लिए थाईलैंड इतना जरूरी क्यों है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि भारत हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है ना, मतलब हिंद महासागर, इंडियन ओशन, वहां पे बिम्स्टेक की भूमिका काफी ज्यादा है। वहां पर थाईलैंड की जो है प्रेजेंस ज्यादा है। तो दोनों का प्रेजेंस, भारत और थाईलैंड या बिम्स्टेक को जोड़ ले, तो वहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत और थाईलैंड का संबंध, भारत और बिम्स्टेक का संबंध काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़िएगा तो आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। कौन कौन सा मेंबर है बिम्स्टेक में, 7 मेंबर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 मेंबर में आपका पाकिस्तान नहीं है। और पहला क्वेश्चन बिम्स्टेक में पाकिस्तान डालेगा, लाओस डालेगा, कंबोडिया डालेगा, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ, बिम्स्टेक जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है। तो आप देख लीजिए, एक तो हमने हमने बता दिया कि इंडियन ओशन में चाइना को बैलेंस करने के लिए, और इंडियन ओशन जो पैसिफिक है, हिंद प्रशांत महासागर, वहां पे एक खुला, एक वैश्विक व्यवस्था, एक वैश्विक नियम वाला एक क्षेत्र बनाने को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। किन किन क्षेत्रों में, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये देखिए, सागर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है बिम्स्टेक। और बंगाल की खाड़ी में भारत का बढ़ता प्रभाव, उसमें काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को सशक्त करने में बिम्स्टेक काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आर्थिक सहयोग, व्यापार निवेश को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर, सुरक्षा आतंकवाद से निपटने को लेकर, आतंकवाद, संगठित अपराध, मानव तस्करी से निपटने को लेकर, समुद्री सहयोग को लेकर, ऊर्जा की अगर बात करें तो ग्रिड कनेक्टिविटी, ऊर्जा व्यापार, ट्रांस नेशनल पाइपलाइन। ठीक है, चीन को बैलेंस करने के लिए, जो चीन का है ना BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको बैलेंस करने के लिए आसियान और सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक का काफी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आपके लिए बना दिया है नोट्स, ताकि आपको समझने में, पढ़ने में बहुत मजा आए। ये है एडिटोरियल पेज, पूरा का पूरा जो है ना, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, देख रहे ना, पूरा पिंक दिख रहा है, क्योंकि सारा वर्ड ही इतना इंपॉर्टेंट है ना कि किसी को छोड़ने में नहीं बना। जब मैंने पूरा पढ़ा यहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज आप सभी जान रहे हैं क्या होता है, उसका इंपैक्ट आपको पता ही है ना क्या हो रहा है। पूरा धरती गर्म हो जा रहा है, हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है। जब पिघल रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। समुद्र का लेयर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं ना, उनको वहां पे जान माल का नुकसान होगा। फिर वो लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, तो इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी को लेकर चैलेंजेस बनेगा। जो यहाँ पे वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम बनेगा। फिर यहाँ पे जनसंख्या जो है यहाँ पे इम्बैलेंस होगा। ये सब कुछ जानता है, आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं। लेकिन इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण क्या है कि क्लाइमेट चेंज का हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में या विकासशील देशों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर बात किया गया। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का भारत के सहित जितने भी विकासशील देश है, और वहां पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पूरा का पूरा वहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है उस पर। अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि तापमान बढ़ रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, अनियमित वर्षा हो रहा है, चक्रवात आ रहा है, सूखा आ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, वहां पे जो पशुपालन है, जो कृषि है, जो वहां की जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहां के जो किसान है, उनकी आय घट जा रहा है। वहां के पशुपालन है, उसको नुकसान हो रहा है।
ठीक है। और जो वहां पे खाद्य उत्पादन होता है, फूड सिक्योरिटी को लेकर वहां पे चैलेंज हो जा रहा है वहां पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड में क्या है कि जल संसाधन को लेकर जो है और खाद्य सुरक्षा को लेकर वहां पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। सरकार ने क्या क्या योजना चला रखा है, देखिए मिशन लाइफ याद रखिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में चर्चा करेंगे आप, राष्ट्रीय अनुकूल कोष के बारे में बात करेंगे, मनरेगा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तमाम स्कीम जो है ना क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भारत सरकार वहां पे चला रही है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कुछ चैलेंजेस है, जो पॉलिसी बना रहे हैं ना वो अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं हमारे पास, वित्तीय संसाधन, समन्वय का अभाव, जागरूकता का अभाव, ये सब जो है ना चैलेंजेस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनिश्चित मानसून से और सूखा, बाढ़ और मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है, गिरावट होती है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तो यहाँ पे डिफेक्ट पड़ेगा ही ना, क्योंकि 70% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, ग्रामीण भारत में रहता है। और ग्रामीण भारत किस पे डिपेंड है, एमएसएमई सेक्टर पे, पशुपालन पे, एग्रीकल्चर में, ये तमाम चीजों पे है ना डिपेंडेंट है हमारा भारत। तो फिर क्या, तो भारत सरकार जो योजनाएं चालू कर रखी है उसको सही से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे भूमिका के बारे में बात किया गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, वो किस प्रकार जो है पानी की किल्लत को कम करने में और वहां पे सिंचाई को बेहतर बनाने में। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय सौर मिशन जो है ना, सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बात कर रहा है भारत ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर मिशन लाइफ, ऐसा जीवन को अपनाना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। एक पेड़ माँ के अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि पेड़ की जो इंपॉर्टेंस है बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग और नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए भारत जो है ना कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। किन किन देशों के साथ बातचीत चल रहा है अभी, तो आप याद रखिएगा यूके, ईयू, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ बातचीत चल रहा है। इन लोगों के साथ भी जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत किन देशों के साथ जो है अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, तो याद रखिएगा यूके, ईयू और कनाडा, इसके साथ नहीं हुआ अभी तक, बातचीत चल रहा है। और ऑप्शन में यही सब डालेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आइए, बिम्स्टेक के जो देश है ना वहां पे भुगतान प्रणाली को यूपीआई से जोड़ने पे पहल किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार ने आपको पता है ना यूपीआई को लेकर, बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेकर और 21 सूत्री जो यहाँ पे कार्यक्रम को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सहयोग, ठीक है, विश्वसनीय सहयोग, तमाम चीजों से निपट सके, ध्यान रखेंगे आप। उसके बताइए यहाँ पे जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है तो उसको लेकर नीति आयोग, ठीक है, के जो मेंबर हैं, जो सीईओ हैं पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि भारत में इसका जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। किन किन क्षेत्रों में, जूता चप्पल का सेक्टर पे, चमड़ा जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उस पर पड़ेगा, कालीन पे पड़ेगा, है ना, कुछ इस्पात जो है यहाँ पे एल्युमिनियम वगैरह क्षेत्रों पर पड़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि भारत को संप्रभुता को हासिल करना होगा, मतलब अपनी जरूरतों को, प्रोडक्शन को लेकर खुद यहाँ पे जो है जनरेट करे, वो भारतीय जो मतलब बाहरी शक्तियों पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात किया कि जो पश्चिमी मॉडल है उसको अपनाए नहीं, उससे बचे और अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। आपने देखा ना चाइना कैसे अमेरिका को काउंटर करने के लिए वो भी टैरिफ बढ़ा दिया, लेकिन भारत अभी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि भारत डिपेंडेंट हो जा रहा है बाहरी देशों में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आगाज किया है कि अब जो है ना समय आ चुका है जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी को अचीव करना और खुद जो है ना संप्रभुता को हासिल करना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब कोई भी चीज, जैसे भारत अपना कोई भी नीति बनाता है तो उसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत की जो सरकार है जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं वो स्वतंत्र है अपने क्षेत्रों के फैसले लेने के लिए, उसको संप्रभुता बोलते हैं। आपको प्रियम्बल में ये शब्द देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, ये क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहां से बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने बहुत पूछा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 4 जो है ना मदे शामिल होता है, एक तो गोल्ड, एक फॉरेन करेंसी एसेट, एक एसडीआर कोटा जो होता है, एक आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व है, ये चारों इंक्लूड होता है। ये फॉरेन करेंसी एसेट है ना उसमें सिर्फ अमेरिका डॉलर नहीं होता, यूरो होता है, येन होता है, पाउंड होता है, और इस तमाम करेंसी का भारत रुपया के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, बीपीएससी ने पूछ लिया इस बार। तो आपको बता दें जो पाउंड है 105 रुपए के आसपास है, यूरो जो है यहाँ पे 90 रुपए के आसपास है। ठीक है, और क्या, बस इतना ध्यान रखिएगा।
उसके बाद एआई के बारे में बात किया गया। एक रिपोर्ट आया अभी, यूएनओ की तरफ से एक रिपोर्ट निकाला जाता है कि जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला जो कंट्री है ना, उसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 36 रैंक है। तो भारत ने इस रैंक में सुधार किया है। और आपको बता दें एआई को लेकर जो भारत में विश्व में रैंकिंग है, भारत को 10th रैंकिंग दिया गया है, क्योंकि 1.4 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत। अमेरिका 60 या 70, देखिए 67 अरब डॉलर करके अधिक खर्च करके टॉप पर है अमेरिका। सेकंड पे आता है चाइना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ चैट जो एआई टूल्स है ना, उसके नाम याद रखिएगा। चैट जीपीटी, बीबीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, किसने बनाया, ओपन एआई ने बनाया। और उसके बाद गूगल जेमिनी भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्लूड, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। डॉल E3 भी याद रखिएगा। क्यूल बोट ये भी याद रखेंगे आप। को पायलट याद रखेंगे। नेशन एआई रखेंगे। रनवे एमएल बोलेगा। ये जो तमाम जो वर्ड है ना, चर्चा में रहा था, क्या है वहां पर दे देगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने का टूल से, या यहाँ पर दे देगा बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पे, या दे देगा कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग को अलर्ट रहना है, ठीक है। समय कितना होगा, 21 मिनट, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और हाँ, साउंड को लेकर जो प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो आप लोग देखिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। धन्यवाद।